हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एविडेंस एक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अभियुक्त मृत्युकालीन कथन के बाद जीवित बच जाता है तो उसके कथन का उपयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? संपोषक के साक्ष्य के रूप में उस कथन का उपयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज का निष्पादन करने वाले द्वारा प्रत्याख्यान कर दिया जाता है तो जो अनुप्रमाणक साक्षी है को उसे बुलाया जाना आवश्यक है या फिर नहीं है। तो देखिए, अगर कोई दस्तावेज क्या है, रजिस्ट्रीकृत है ना, और उसे एग्जीक्यूट करने वाले पर्सन ने उसे मना कर दिया तो जिसने उसे अटेस्ट किया था तो उस क्या विटनेस को बुलाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है कि पेश ना की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा कि हर दस्तावेज विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी या हर दस्तावेज स्टाम्पित एवं अनुप्रमाणित नहीं की गई थी। तो देखिए क्या कह रहा है कि पेश ना की गई। क्या कह रहा है कि पेश ना की गई, जो कि पेश ही नहीं की गई है, ऐसे दस्तावेजों के सम्यक एग्जीक्यूशन आदि के बारे में न्यायालय क्या अवधारणा करेगा कि जो हर दस्तावेज जो विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी। क्लियर? नेक्स्ट है कि रेजिस्ट्री, भाई रेजिस्ट्री का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? एविडेंस एक्ट में। आपको सभी को पता होगा सेक्शन 6 में है। लेखा पुस्तकों की जो प्रविष्टियों के बारे में बात की गई है सेक्शन 34 में। विशेषज्ञों की राय के बारे में जो बात की गई है, कहाँ पर बात की गई है? कहाँ पर बात की गई है बताइए जरा। तो विशेषज्ञों की जो राय है उसके बारे में जो बात की गई है वो की गई है सेक्शन 45। सबसे पहले बात करता है कि भाई जो विशेषज्ञों की राय होगी वो अंग्लो चिन्ह के बारे में, विदेशी विधि के बारे में, है ना, या किसके बारे में, कला इत्यादि के बारे में विशेषज्ञों की राय सुसंगत होंगी, है ना। फिर कह रहा है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य, तो सेक्शन 57 में है। लेकिन विशेषज्ञों की राय सेक्शन 47 में थोड़ी ना है, हस्तलेख के बारे में बात है वहां पर। तो 45 होगा यहाँ पर आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट है कि सह स्वीकृति विसंगत हो जाती है। कोई भी अगर सह स्वीकृति कन्फेशन किया गया है वो क्या इरेलीवेंट हो जाएगा? कब? जबकि वो ऐसी सह स्वीकृति करते समय अगर अभियुक्त मत था तो बिल्कुल भी इरेलीवेंट नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 29 साफ साफ कहता है कि भाई अगर मत व्यक्ति था या गुप्त रखने के वचन के बाद भी कोई सह स्वीकृति की गई थी तो भी वो विसंगत नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 24 क्या कहता है कि जब कन्फेशन सह स्वीकृति प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा की गई हो तो वो इरेलीवेंट होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है कि मृत्युकालीन कथन क्या ये होता है दीवानी मामलों में, दांडिक मामलों में? तो सेक्शन 32 में क्लियरली डिफाइन किया गया है कि दीवानी मामलों, कारोबार के मामले में भी है, मृत्युकालीन कथन के बारे में भी है ना, नातेदारी से रिलेटेड भी है, कौटुंबिक बातों से रिलेटेड भी है। तो हमारा आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी अवस्था में किसी दस्तावेज की अंतवस्तु का द्रुतक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता? कब? जब मूल दस्तावेज एक लोक दस्तावेज है तब दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। जब मूल नष्ट हो गया है तब भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर जब मूल को अग्राह्य ही पाया गया हो, ठीक है, तो नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेक्शन 31 मैंने आपको बार बार बताया है कि स्वीकृतियां क्या निश्चयात्मक सबूत नहीं है, लेकिन क्या कर सकती हैं? विबंध कर सकती हैं। तो ये कह रहा है, सबसे पहला आंसर देखिए क्या कह रहा है कि स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चयात्मक साक्ष्य बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकती है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सेक्शन 17। क्लियर है? फिर कह रहा है कि स्वीकृत तथ्यों को अन्य साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक है, तो बिल्कुल नहीं है। स्वीकृत केवल दस्तावेज होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तब क्या वो साक्षी नहीं होता भाई, है ना, इसलिए उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती जब तक उसे साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाता है। क्लियर है? तो आंसर क्या है हमारा? आंसर हमारा डी। नेक्स्ट है कि मृत्युकालीन कथन की गहनता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है?
कह रहे कि कथन उसकी मृत्यु के बारे में हो, बिल्कुल। मृत्युकालीन कथन करने वाले की मृत्यु हो गई हो, बिल्कुल। कथन करने वाले को कथन करते समय मृत्यु की आशंका थी, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि वह सह स्वीकृति गई है जो अभियुक्त ने कब की है, पुलिस अधिकारी के वृक्ष में रहते हुए मजिस्ट्रेट से की है, तो बिल्कुल रेलिवेंट है। पुलिस अधिकारी के वृक्ष में ना रहते हुए अपने मित्र से की है, सेक्शन 29 में रेलिवेंट है ना। नेक्स्ट है कि पुलिस अधीक्षक में रहते हुए एक डॉक्टर से की है, तो भाई ये इरेलीवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि सेशन जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट के समक्ष अपने विचार में क्या कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट खे द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था, तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खे को साक्ष्य देने के लिए क्या विवश किया जा सकता है या विवश नहीं किया जा सकता। तो कह रहा है कि वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय उसे विवश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट खे के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क्या क्या करता है, का क्या सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है, खे से साक्ष्य के बारे में पूछे जा सकने के संदर्भ में सत्य क्या है कि वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश से खे से पूछा जा सकता है कि ए ने भाई जब बात कही थी तो क्या कही थी। क्लियर, आंसर ए। नेक्स्ट है कि क्या सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश खे के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया है। खे की परीक्षा किए जाने के संदर्भ में क्या सत्य है, क्या कह रहा है यह कि क्या सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया था। तो यहाँ पर भाई कोई घटना घटी है ना, जज के सामने कोई घटना घटी है, तो इसके बारे में वो एविडेंस देने के लिए बुलाया जा सकता है, बिल्कुल बुलाया जा सकता है, और उसकी परीक्षा भी की जा सकती है कि भाई घटित क्या हुआ था। अब देखिए जो सेक्शन 121 से जो बात हो रही है, सेक्शन 121 के बारे में बात हो रही है कि मजिस्ट्रेट का क्या विशेष अधिकार होगा, है ना। विशेष अधिकार की बात करता है कि सेक्शन 121 में किसे देता है, मजिस्ट्रेट को देता है ना, जजेस को देता है। 122 में पति और पत्नी को देता है कि भाई अगर उन्होंने वैवाहिक संबंधों के बीच में कोई सूचना एक दूसरे को दी है तो उन्हें आप कोर्ट में देने के लिए विवश नहीं करोगे, है ना। अगर लेकिन 120 कहता है अगर मामला उन दोनों के बीच में ही चल रहा है तो आप वो एविडेंस एक दूसरे के खिलाफ भी दे सकते हैं। क्लियर। 123 राज्य को क्या दे रहा है, तो राज्य को विशेष अधिकार दे रहा है। 124 किसको दे रहा है, 124 दे रहा है शासक को। 125 किसको दे रहा है, 125 दे रहा है भी अगर किसी पुलिस अधिकारी को पता चला है कि अपराध कहाँ से हुआ, अपराध की कोई सूचना मिली, तो वो उसे विवश नहीं किया जा सकता। क्लियर है। 126 प्रत्यक्ष सूचनाओं के बारे में बात करता है, और 127 द्विभाषियों को भी बारे में भी लागू होगी, है ना। 128 किसकी बात कर रहा है कि अगर कोई अपने आप से क्या एविडेंस देने के लिए आ गया है कोर्ट में तो उससे उसके विशेष अधिकार खत्म नहीं हो जाते। और 129 क्या कहता है, गोपनीय सूचनाओं के बारे में बात कर रहा है कि अगर गोपनीय सलाहकार है उनसे कोई संसूचना ली जाती है, उनकी संसूचनाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। क्लियर है। तो 121 से 129 विशेष अधिकार के बारे में टोटली बात करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कह रहा है कि न्यायाधीश मजिस्ट्रेट से उसके न्यायिक आचरण के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर कह रहा है कि न्यायाधीश मजिस्ट्रेट से किसी ऐसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता भाई, लेकिन अगर कोई घटना हुई है उसके सामने तो उसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि विवाह के पूर्व की संसूचना को पति या पत्नी को प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे ज्ञान तो भाई पति पत्नी के होते हुए हुआ है ना, तो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सही क्या है कि विवाह के पक्षकारों के बीच सिविल या आपराधिक कार्रवाई चल रही है तो संसूचना प्रकट करने के लिए उन्हें ज्ञात किया जा सकता है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, वही सब देखिए क्वेश्चन में पूछ लिया उसने, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि वृत्तिक संसूचना के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वृत्तिक संसूचना के प्रावधान वकील के सेवकों को लागू नहीं होते, बिल्कुल गलत है भाई। द्विभाषियों को, उनके सरकारी सेवकों को, उनके जो सेवक हैं वृत्तिक संसूचना वालों के, उन सभी को ये लागू होते हैं। तो ये हमारा गलत होगा ऑप्शन। मैंने आपको बहुत अच्छे से भी विशेष अधिकार किस किस को प्राप्त है वो बता ही दिया है। नेक्स्ट है कि सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की परीक्षा की जा सकती है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, बी और सी दोनों। तो अगर भाई कोई सील का साक्ष्य देने आ रहा है, चरित्र का साक्ष्य देने आ रहा है, तो उसकी प्रति परीक्षा भी की जा सकती है और पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। नेक्स्ट है कि कै साक्ष्यसन द्वारा खे को मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है। यह तथ्य आया कि कै ने अन्य अवसरों पर खे पर आसन किया है। अब यहाँ देखिए पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है
कि ख पर मृत्यु कारित करने के कारण हत्या के लिए उसे विचारित किया जा रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या आया, एक ये बात आई, ये फैक्ट आया कि अन्य अवसरों पर भी वो ख का असन करने का क्या उसने प्रयास किया था। तो क्या ये बात रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है? तो कह रहा है कि क का ख पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते बिल्कुल ही रेलिवेंट होंगी, लेकिन अगर बात होती किसी और पर्सन के बारे में तो यहाँ पर रेलिवेंट नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। असत्य कथन क्या है? कह रहा है कि सहअपराधी के परिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोष सिद्धि की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है भाई। सहअपराधी अभियुक्त की सहस्वीकृति एक संपोषक साक्ष्य है, बिल्कुल सही बात है ना। फिर कह रहा है सहअभियुक्त की सहस्वीकृति सहअपराधी के परिसाक्ष्य के मुकाबले कमजोर साक्ष्य है, बिल्कुल करेक्ट। फिर कह रहा है सहअभियुक्त की सहस्वीकृति के आधार पर अन्य व्यक्ति तथा सहस्वीकृति करने वाले व्यक्ति की दोष सिद्धि की जा सकती है। कह रहा क्या कह रहा है कि सहअभियुक्त की सहस्वीकृति के आधार पर अन्य व्यक्ति की, है ना, तथा सहस्वीकृति करने वाले व्यक्ति की दोष सिद्धि की जा सकती है। तो भाई ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य है? तो स्वीकृतियां स्वीकृतिकर्ता के पक्ष में साबित नहीं की जा सकती, ये गलत है, क्योंकि सेक्शन 21 में एक्सेप्शन दिए हुए हैं 3। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी देख लेते हैं। तो पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सेक्शन 154 में कंडीशन बता दी गई है कि भाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि साक्ष्य की गहनता का निश्चय कौन करेगा? तो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायालय जिसके सामने भी कार्रवाई चल रही हो वो क्या कर सकते हैं कि गहनता के बारे में विनिश्चय कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि सामान्य जनरल रूल ये है कि निर्णय सुसंगत नहीं होते, परंतु निम्नलिखित में से कौन से निर्णय सुसंगत होंगे? तो ऐसे सारे निर्णय जो रेस जुडिकाटा का प्रभाव रखते हो, लोकलक्षी निर्णय हो, लोक प्रकृति की बातों का निर्णय हो, तो वो सभी क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारे जजमेंट, वो सारे निर्णय सुसंगत होते हैं, रेलिवेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि गवाह झूठ बोल सकते हैं, कि गवाह झूठ बोल सकते हैं लेकिन परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती। ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी पाबी ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्ष्य से संबंधित है? सभी को पता होगा सेक्शन 154 है भाई। नेक्स्ट है कि वृत्तिक संसूचना संरक्षित है कहाँ पर? सेक्शन 126 में। नेक्स्ट है सहस्वीकृति की परिभाषा दी गई है, तो पूरे एक्ट में कहीं पर भी नहीं दी गई है, पाकाला नारायण के केस में दी गई थी। गूंगा और बहरा व्यक्ति जो लिखकर संकेतों द्वारा साक्ष्य देने में असमर्थ है वहां सहायता ले सकेगा, किसकी? विशेष प्रबोधक की ले सकेगा, और निर्वाचक की जो उसका इंटरप्रिटेशन कर दे, है ना, या कोई विशेष प्रबोधक जो उसे समझ सके, दोनों की। कह रहा है कि न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य में नहीं ले सकता। किस वाद में ये बात कही गई थी? तो हरप्रसाद बनाम शिवदया के केस में ये बात कही गई थी। क्लियर? थैंक यू सो मच।